किसी न किसी तरीके से वो लोग ट्रेन के माध्यम से यहां पहुंचे या अन्य रास्तों से यहां पहुंचे। जब लगातार निरंतर ट्रेनों में बुरा हाल किया जा रहा था, मारा जा रहा था, मौत के घाट उतारा जा रहा था, तो आरएसएस के लोगों ने भी यहां से एक ट्रेन को काट कर पाकिस्तान भेजने का काम किया, जो आज पाकिस्तान है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करेंगे आज के प्राइम टाइम पर। तो आज के प्राइम टाइम का जो खबरें हिस्सा बनने जा रही हैं उसमें मुख्य वही है कि मानसून रौद्र रूप ले चुका है, रुकने को तैयार नहीं है। पहाड़ों से कोहराम की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। बात हरियाणा की राजनीति की भी करेंगे, बात हरियाणा के खिलाड़ियों की भी करेंगे और बात वो भी करेंगे कि जो संदीप सिंह जो खेल मंत्री थे कभी, जो आज हरियाणा के खेल मंत्री तो नहीं है लेकिन मंत्री हैं, अभी 15 अगस्त को यानी कि कल ही फरीदाबाद में थे और उस मामले में जो शिकायतकर्ता थी, शिकायतकर्ता को निलंबित किया गया और उससे पहले शिकायतकर्ता को स्टेडियम में जाने पर रोक लग गई थी। बात प्रदेश और देश की सियासी तपिश की कुछ और खबरों की भी करेंगे, चाहे वो राक्षस की बात हो और चाहे वो बीजेपी के नेताओं का ये कहना कि 7 समंदर पार हिंदू प्रधानमंत्री के हिंदू प्रेम की कहानी। तो सबसे पहले नजर दिन भर की सुर्खियों पर। हिमाचल में कुदरती तबाही से हाहाकार मचा हुआ है। 2 दिन में 60 लोगों की जान जा चुकी है। तबाही की तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। और दूसरी खबर यह कि आज कवि और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सभी ने अटल स्मारक पर जाकर उनको पुष्पांजलि अर्पित की। और तीसरी खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मांग को हाई कोर्ट ने, इस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज किया था। अतिक्रमण ध्वस्त करने पर फिलहाल वहां रोक लगी हुई है। और चौथी खबर चुनाव को लेकर कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव पर चर्चा करने के लिए हुई। और एक खबर हरियाणा की कि हरियाणा के नूंह में भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोपी फरीदाबाद निवासी बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया था और आज उनको अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। तो अब चर्चा उन खबरों पर जो प्राइम टाइम का हिस्सा बन रही हैं। सबसे पहली बात कुदरती मार की, जिसने पहाड़ों से लेकर मैदान तक तबाही मचा रखी है। हिमाचल में हो रही लगातार बारिश के बाद कैथल के चीका से, यानी कि हरियाणा का कैथल और कैथल की चीका मंडी, वहाँ से गुजर रही मारकंडा और घग्गर नदी पूरे उफान पर आ गई हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा गाँवों के खेतों में पानी घुस गया है। दोबारा लगाई गई धान की फसल फिर से डूब गई है। घग्गर का जलस्तर 20.9 फीट पहुंच गया है। वहीं दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है जमुना जी, और जमुना जिसका जलस्तर इस समय खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है, तो उसको लेकर निचले इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो कुदरत की मार से जो हिमाचल की तस्वीरें नज़र आ रही हैं वो डरावनी हैं। और अब तो प्रभु से सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस बारिश को रोकें। खैर, क्योंकि मौसम है और मौसम कब करवट लेता है इसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग भी हैं। जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग की बातें आती हैं तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। तो अब कुदरती प्रकोप के बाद बात हरियाणा के खिलाड़ियों की। पिछले कई दिनों से एशियाई खेलों को लेकर धरने पर बैठी पहलवान खिलाड़ियों के साथ जो पहलवान खिलाड़ी धरने पर बैठे थे, उनके सीधे भर्ती का मामला बड़े जोर शोर से उछला था। गौरतलब है कि एशियाई खेलों के ट्रायल्स में छूट देने के कारण ये विवाद पैदा हुआ था। कुश्ती समुदाय के तदर्थ पैनल ने भी इस फैसले की बड़ी आलोचना की थी। और इस बीच खबर ये आई है कि एशियाई खेलों में सीधे प्रवेश पाने वाली विनेश फोगाट घुटने की चोट के कारण चीन में होने वाले महाद्वीपीय खेलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। विनेश के बाएं घुटने में चोट लगी है और 17 अगस्त को मुंबई में उनकी सर्जरी की जाएगी, यानी कि अगले महीने विश्व चैंपियनशिप में विनेश भाग लेने नहीं जा पाएंगी। विनेश ने ट्वीट में भी यही लिखा है कि उनका सपना था कि वे एशियन गेम्स में फिर से स्वर्ण पदक के लिए लड़ें। साल 2018 में भी विनेश ने स्वर्ण पदक जीता था। विनेश ने अपनी चोट के बारे में संबंधित अधिकारियों को भी सूचना दे दी है। उनके प्रशंसकों ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि आप 2024 में पेरिस ओलंपिक में वापसी करेंगी और अपनी हिम्मत बनाए रखेंगी। जरूरी है, हौसला बनाए रखना बहुत ज़रूरी है।
अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि रिजर्व खिलाड़ी अंतिम पंगाल का टीम में सिलेक्शन का रास्ता साफ हो जाएगा। अंतिम पंगाल का बारे में आपने सुना होगा कि जब खिलाड़ियों को बिना ट्रायल के भेजा जा रहा था तो उन्होंने भी काफ़ी रोड़ा किया था। अब बात दूसरे खिलाड़ी की, तो लगता है कि हरियाणा के खेलों को ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि पिछले साल 26 दिसंबर को जूनियर महिला कोच ने हरियाणा के तत्कालीन खेल मंत्री संदीप सिंह पर छेड़खानी के आरोप लगाए थे। चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर की थी। 3 दिन बाद इसके अंदर मुकदमा दर्ज हुआ था और 31 दिसंबर को मंत्री के खिलाफ जब केस दर्ज हुआ था उसके बाद में जांच भी हुई। जांच इस प्रकार की भी हुई कि क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया गया, जो इस तरह के मामलों में पहली बार था। तो मंत्री संदीप सिंह पर यौन शोषण का, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली जूनियर महिला कोच को अब निलंबित कर दिया गया है। उनका निलंबन का जो आदेश जारी किया है वो खेल विभाग के निदेशक यशेंद्र सिंह, जो आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने जारी किया है। वहीं महिला कोच का आरोप है कि उन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने का दबाव डाला जा रहा था। महिला कोच कह रही हैं कि वे मुख्यमंत्री से मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि 26 दिसंबर को जूनियर महिला कोच ने मंत्री संदीप सिंह पर, जो तत्कालीन खेल मंत्री थे, उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। 31 दिसंबर को मंत्री जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और मुकदमा दर्ज होने के 7 महीने बाद चंडीगढ़ पुलिस इस मामले में अभी तक भी चार्जशीट दायर नहीं कर पाई थी। हालांकि उस समय खेल विभाग संदीप सिंह से ले लिया गया था और उनको दूसरे विभागों का मंत्रालय मिला था। अब खिलाड़ियों का यह मामला प्रदेश सरकार को क्या नुकसान पहुंचाता है, या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला राज्य जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किया था, उस राज्य के अंदर महिला खिलाड़ियों का जो आरोप लग रहे हैं उन पर प्रदेश सरकार किस प्रकार का एक्शन लेगी, किस प्रकार खिलाड़ियों को संतुष्ट किया जाएगा, ये भविष्य की बातें हैं। लेकिन एक सरकार के लिए सुखद ये है कि सरकार की एक बड़ी टेंशन दूर हो गई है। हरियाणा में लंबे समय से आंदोलन कर रहे विभिन्न विभागों के क्लर्कों की, यानी कि जो लिपिक हैं, उनकी हड़ताल फिलहाल स्थगित हो गई है। क्लर्क 35,400 रुपये मासिक का जो वेतनमान मांग रहे थे, फिलहाल प्रदेश सरकार उन्हें 21,700 रुपये मासिक वेतनमान देने के लिए तैयार है। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले पिछले महीने से चल रहे इस आंदोलन की वजह से सरकारी विभागों में कामकाज पूरी तरह से ठप था। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन आंदोलनकारी लिपिकों से एक बार फिर चंडीगढ़ में बातचीत की और अब इस बातचीत के बाद प्रदेश सरकार और क्लर्कों के बीच किसी एक राशि पर सहमति बन जाने के आसार नजर आ रहे हैं। सरकार ने जो 21,700 का पे स्केल का ऑफर किया था उसको तो सहमति नहीं बनी थी, लेकिन इसी बीच कर्मचारियों की जो हड़ताल थी, जिन दिनों हड़ताल पर रहे थे, उन हड़ताल के दिनों की सैलरी उनको दी जाएगी। यानी कि पहले था काम नहीं तो वेतन नहीं, तो इस बात पर सरकार बैकफुट पर आई और जिस समय उन्होंने काम नहीं किया, यानी कि जब तक वो हड़ताल पर रहे, उन दिनों का वेतन क्लर्कों को मिलेगा। तो लिपिकों और सरकार के जो बीच रार थी, जो झगड़ा था, उस सबको सुलझाने के लिए 2 रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों और यूनियन के जो यानी कि कर्मचारी यूनियन है, उनके नेताओं की एक कमेटी बनाई गई है जो अगले 3 महीने में एक रिपोर्ट तैयार करेगी। उसके हिसाब से सरकार अगला फैसला लेगी। अब बात हरियाणा की, प्रदेश की सियासत की, तो सियासत तो कभी थमती नहीं, और खासकर तब जब चुनाव नज़दीक हों, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है और फिर विधानसभा चुनाव आएंगे। तो सभी पार्टियां उस चुनाव की तैयारी में लगी हैं। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव के लिए कमर कसी हुई है, लेकिन नेताओं की जबान है कि कभी थमती नहीं, ढीली ढाली होती रहती है। अब पिछले दिनों कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सदस्य हैं, हरियाणा के बड़े नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने एक बयान दिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो राक्षस हैं। उस पर हंगामा हुआ था। वो हंगामा थमा भी नहीं है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, एक विधायक हैं जींद के, कृष्ण मिड्डा, ने ये दावा कर दिया है कि आरएसएस द्वारा बड़ी संख्या में मुसलमानों को मारने के बाद पाकिस्तान में हत्या रुक गई थी। दरअसल हरियाणा सरकार द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सामने कृष्ण मिड्डा ने कहा कि जो विभाजन के समय की बात थी, उस समय पाकिस्तान से ट्रेनों में लाशें भरकर आ रही थी। तभी आरएसएस के लोगों ने मुसलमानों की एक ट्रेन का कत्लेआम किया और उसे पाकिस्तान भेज दिया। और उसके बाद से मुसलमानों ने, यानी कि पाकिस्तानी लोगों ने, जो पाकिस्तान से बंटवारे के बाद पश्चिम पंजाब से जो वापस भारत में आ रहे थे हिंदू समुदाय के लोग, उनको मारना बंद हुआ। तो पहले ये सुनवाते हैं आपको कि कृष्ण मिड्डा जी ने क्या कहा। किसी न किसी तरीके से वो लोग ट्रेन के माध्यम से यहां पहुंचे या अन्य रास्तों से यहां पहुंचे। जब लगातार निरंतर
ट्रेनों में बुरा हाल किया जा रहा था, मारा जा रहा था, मौत के घाट उतारा जा रहा था, तो आरएसएस के लोगों ने भी यहाँ से एक ट्रेन को काट कर पाकिस्तान भेजने का काम किया, जो आज पाकिस्तान है। और इस बयान का जो उनका बयान दिया, उस समय मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद थे। वैसे आपको एक बात और बता दें कि उस समय जब ये मामला सारा था विभाजन विभीषिका वाला, तो जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे मैंने कई बार बात की, जिसके अंदर वो बताया करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय देश के गृह मंत्री थे, उनका सख्त एक्शन हुआ था। और उनके सख्त एक्शन के बाद में जब वहाँ से यानी कि विभाजन के समय जो पश्चिमी पंजाब जो उस समय पाकिस्तान में रह गया था, वहाँ से जो लोग विस्थापित होकर भारत में आ रहे थे, सरदार पटेल साहब जो गृह मंत्री थे, उनके एक्शन के बाद वो जो त्रासदी थी, जो वहाँ पर हमले हो रहे थे, जो कत्लेआम किया जा रहा था या जो हिंसा हो रही थी, उस पर रोक लगी थी। लेकिन विधायक जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सत्ता में विधायक हैं, तो उन्हें लगा होगा कि कसीदे पढ़ दिए जाए। खैर, जब इस बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सवाल किया मीडिया के लोगों ने, तो उन्होंने जब ये पूछा कि मिड्डा साहब ने ऐसा क्यों बोला, तो मनोहर लाल जी ने ये कहा कि उनका अपना बयान हो सकता है, मेरा इस पर कोई कमेंट नहीं है। ये उनका बयान हो सकता है, मेरा कोई। तो मुख्यमंत्री जी ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन ये बात जो चली है ये दूर तक जाएगी, क्योंकि ये सियासी बयान है और जो सियासी हवाएं चलती है वो बहुत दूर तक जाती हैं। बात दूर तलक देश की राजनीति में भी हो रही है। हम हरियाणा से हैं, लेकिन जब महाराष्ट्र में चचा भतीजे अलग हुए थे, यानी कि शरद पवार और अजीत पवार, तब से ही महाराष्ट्र के अंदर सियासी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कोई चाहता है कि परिवार फिर से एक हो जाए, तो कोई चाहता है कि ये फूट पड़ी रहे, बाहर वाले इसका फ़ायदा उठा लें। शरद पवार और अजीत पवार के बीच मुलाकात हुई, क्या बात हुई ये पता नहीं, क्या बात हुई होंगी, लेकिन उनकी जो बातें हुई होंगी उस पर अपनी पार्टी के अलावा अन्य सहयोगी दल भी उंगलियां उठा रहे हैं। शायद शरद पवार बीजेपी से हाथ मिला लें, ऐसा भी कहा जा रहा है, लेकिन इन सभी अटकलों पर खुद शरद पवार और अजीत पवार साहब ने विराम लगा दिया है। हालांकि सुप्रिया सुले ने यह भी कह दिया कि इन दोनों की मुलाकात का कोई सियासी भ्रम ना पालें। महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है महाराष्ट्र का, जिसके अंदर कांग्रेस, शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना और शरद पवार साहब वाली एनसीपी जो शामिल है, वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी गठबंधन ये बना रहेगा, ये सुप्रिया सुले कह रही हैं। और अब महाराष्ट्र के बाद बात 7 समंदर पार की एक तस्वीर की, जो 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन सामने आई थी। ये तस्वीर उसी ब्रिटेन से आई है जिसने हमें 200 साल तक गुलाम बनाए रखा था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने उनकी हिंदू आस्था और उनके जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है। ऐसा कहा है कि उनकी जो हिंदू आस्था है वो उनके जीवन में कदम कदम पर मार्गदर्शन करती है। वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापू की चल रही राम कथा में पहुंचे। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सुनक ने कहा कि मैं यहाँ पर एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक हिंदू के रूप में आया हूँ। मेरे लिए विश्वास बहुत व्यक्तिगत है। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में भगवान हनुमान जी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये याद दिलाती हैं कि कैसे 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मेज़ पर एक सुनहरे गणेश प्रसन्न होकर बैठे हैं, यानी कि उनके पास गणेश जी की मूर्ति है। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में पहले ब्रिटिश भारतीय चांसलर के तौर पर 11 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर पहली बार दिवाली पर दिए भी जलाए गए थे। वो तस्वीर भी सुनक की चर्चा का विषय बनी थी और अब ये हिंदू वाली बात भी चर्चा का विषय है। मायने तो कई निकलेंगे इस बात के, लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारे भारतीयों को ये तस्वीर लुभा रही है, लुभानी भी चाहिए। चलिए, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे कुछ उन मुद्दों के साथ, कुछ उन खबरों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।